जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक और अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी वाला विषय लेकर आया हूँ। वह है सूर्य के साथ जो भी ग्रह अस्त हो जाता है तो वो क्या प्रभाव दिलाता है और शुभ दिलाता है या अशुभ देता है। इसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। आपके पास यदि कोई अस्त ग्रह सूर्य के साथ किसी भी भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो आप सीधा सीधा कह देते हैं कि यह ग्रह अस्त हो गया, इसलिए इसके कारक तत्व को इसने नष्ट कर दिया। लेकिन हमें कुंडली का विश्लेषण करते वक्त बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है और सारे सिद्धांत एक जगह लागू नहीं होते हैं। कितने ही सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को मैं आपके सामने उजागर करने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनिए और हो सके तो आप इन पॉइंटों को नोट कीजिए। अब मैं उदाहरण से अधिकतर में या हम लोग ज्योतिष लोग काल पुरुष की कुंडली का विश्लेषण उदाहरण में देते हैं, तो मैं उसी सिद्धांत को अपनाते हुए सूर्य के साथ शुक्र कैसे अस्त होता है और वो क्या शुभ अशुभ परिणाम देता है, इसकी चर्चा करने से पहले मैं थोड़ी सी एक जानकारी दे रहा हूँ कि कोई भी ग्रह अस्त हो वह मानव जीवन की या उस जातक की जिस जातक के सूर्य के साथ शुक्र विराजित हो, और इनके अंश निर्धारित होते हैं। उनसे निर्धारित अंशों के अनुसार ही यह अस्त ग्रह कहलाता है। लेकिन हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। एक कालसर्पी कुंडली है। कालसर्पी कुंडली में हमेशा ही लग्न में मेष लग्न यानी कि एरिस लग्न कहा जाता है। एरिस लग्न की कुंडली यानी कि मेष लग्न की कुंडली कालपुरुष की कुंडली के अनुसार पांचों भाव का स्वामी सूर्य होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में जो आपके सामने लेकर आया है और उसमें पंचम भाव में सूर्य के साथ शुक्र बैठा हुआ है और साथ में ही लग्न भाव का स्वामी मेष लग्न का स्वामी जो होता है वो होता है मंगल। मंगल सूर्य का मित्र है और सूर्य मंगल के साथ सूर्य मंगल और शुक्र इन तीनों की युति के अनुसार जातक क्या पंचम भाव में अस्तगत का प्रभाव से पीड़ित होगा या सुफल देगा, इसकी जानकारी देता हूँ मैं। तो पंचम भाव में यदि सूर्य के साथ पंचमेश के साथ शुक्र अस्त होकर बैठा हुआ है, साथ ही मंगल हो या न हो लेकिन अस्त हो गया, तो हम कुंडली देखते सी ये बोल देते हैं कि साहब इसके विवाह में विलंब होगा, और यदि विलंब होगा, यदि विवाह हो गया तो वो विवाह खंडित होगा, आदि आदि जानकारी हम दे डालते हैं। क्यों दे डालते हैं कि सातवां भाव शुक्र का राशि कहलाती है और वो पंचम भाव सूर्य के साथ अस्त हो गया, इसलिए हम विवाह से संबंधित न जाने कौन कौन सी जानकारियाँ उनको दे देते हैं। लेकिन ये सरासर गलत है। सूर्य के साथ शुक्र यदि अस्त हो रहा है और पंचम भाव चाहे वो पापी अपने मित्र की राशि नहीं है और उसका शत्रु हुई ही राशि में बैठा हुआ, शत्रु के साथ यदि शुक्र बैठा हुआ है तो हम जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि ऐसी कुंडली जिसमें पंचम भाव में सूर्य और शुक्र विराजित हो तो ये अत्यंत राजयोग कारक स्थिति कहलाएगी। ऐसी स्थिति में शुक्र कभी भी अपने अशुभ परिणाम नहीं देगा और वो शुभता ही लाएगा, इसलिए जल्दीबाजी न करें। दूसरी कुंडली में बताता हूँ। यदि आपके पास मीन लग्न की कुंडली आती है और मीन लग्न में ही मीन यानी कि 12 मीन लग्न में यदि शुक्र विराजित हो केंद्र में, तो एक फलित ज्योतिष का सिद्धांत है कि शुक्र जो है यदि केंद्र में उच्च का या अपनी स्वराशि में बैठा हो तो यह शुक्र मालवीय योग बनाता है। मालव योग बनाता है तो ये शुभ योग कहलाता है। तो हम जल्दबाजी में क्या कह देते हैं, अरे साहब आप जातक हैं
और ये जातक वो उसके मालव योग के अपन शुभ परिणाम देने घोषितना या घोषणा या बोलने लग जाते हैं। तो ऐसी जल्दबाजी भी कदापि न करें। अब कदापि क्यों न करें, इसके लिए मैं थोड़े से इसके नियम हैं उससे अवगत कराता हूँ। शुक्र हमेशा ही अपने मित्र राशि, यानी कि मित्र कौन हुआ? बुध। तो मिथुन और कन्या, या उसका मित्र होता है शनि। तो शनि की राशि होती है मकर और कुंभ। कहने का मतलब ये है कि बुध की राशि और या शनि की राशि मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ की लग्न की यदि कुंडली हो और इसमें केंद्र में या त्रिकोण में शुक्र सूर्य के साथ अस्तगत होकर बैठा हो, तब भी क्या ये शुभ परिणाम देगा? नहीं। कारण क्या है? मीन लग्न की कुंडली में शुक्र अपने दूषित परिणाम ही देगा। और क्योंकि सूर्य मीन लग्न में बैठा हुआ है या मीन लग्न की कुंडली है, तो सूर्य भी मारक कहलाता है और शुक्र भी मारक बन जाता है। ऐसी स्थिति में हमें शुक्र के शुभ और अशुभता के परिणाम ध्यानपूर्वक देना चाहिए। अब कैसे देना चाहिए ये बताता हूँ। तो मैंने बताया लग्न कौन सा? मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ। इन लग्न की कुंडलियों में सूर्य के साथ यदि शुक्र अस्त होता है तो यह राजयोग कारक होता है, यह शुभ ही परिणाम देगा। इसके साथ ही यदि इस पर शुक्र पर किसी भी रूप में गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो वो अपने शुभ परिणाम ही देगा। इसके अलावा यदि शुक्र अपने गुरु की राशि हुई धनु और मीन की लग्न की कुंडली के अनुसार सूर्य के साथ शुक्र केंद्र या त्रिकोण में बैठेगा, तब भी वो अपने प्रभाव दूषित ही करेगा। ये क्या है? गुरु धनु और मीन के लग्न की कुंडली में शुक्र मारक बन जाता है। इसलिए मारक बन जाता है तो वो अपने परिणाम सही नहीं दे सकता है। तो ऐसे जल्दबाजी नहीं करें। यदि हम कहते हैं कि नहीं साहब, मीन राशि में शुक्र बैठ गया तो ये उच्च का हो गया, और कन्या में शुक्र बैठ गया तो ये नीच का हो गया, लेकिन ये परिणाम जो देते हैं एकदम विपरीत देते हैं। कन्या में बैठेगा तो कन्या के साथ बैठने पर वो राजयोग कारक हो जाएगा, और मीन लग्न कुंडली में शुक्र यदि बैठेगा तो मारक स्थिति में हो जाएगा। तो फलित सिद्धांत के अनुसार शुक्र के फलित करते वक्त सूर्य के साथ यदि शुक्र अस्त होता है तो किस तरह से वो शुभता लाता है या अशुभता फैलाता है, इस बात पर हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। शुक्र और केंद्र या त्रिकोण में बैठेगा तो अपने शुभता लाएगा, और यदि शुक्र 6, 8, 12 या षटक वर्ग में बैठेगा तो ये शुक्र अशुभता ही बताएगा। इस तरह से हमने कुछ संक्षिप्त जानकारी आपको शुक्र के संबंध में दी है। तो शुक्र अस्त जो होता है उसकी कुंडली का विश्लेषण करते हुए हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। या आज का मेरा टॉपिक यही था कि शुक्र किस तरह से शुभ फल देता है और किस तरह से अशुभ फल देता है। और यदि हम देखते हैं तो शुक्र अस्तगत सूर्य हो या के साथ शुक्र विराजित हो या अन्य शुभ ग्रह भी बैठे हों, तब भी वो जातक की जीवन की दशा को शुभता में या अशुभता में इस तरह से बदल देता है। हमें सोच समझकर कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। आज मैंने आपको इतनी सूक्ष्म जानकारी दी, धन्यवाद। आप अगला वीडियो हमारा देखते रहिए। हम आपको नए से नई जानकारी आपको देते